हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके 2020। यह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की सीरीज़ का पार्ट 1 है। इस सीरीज़ को मैं 4 पार्ट में कवर करूंगा। यह सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और मैंने इस सीरीज़ में उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। अगर इस सीरीज़ को आप कंप्लीट देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में 2 से 4 मार्क्स आपके निश्चित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। आपको बता दें कि ये सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी हुआ करते थे। इसके अलावा आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि सन्यासियों ने अंग्रेज़ों का विरोध क्यों स्टार्ट किया? तो इसके पीछे का कारण ये है कि ये सन्यासी तीर्थ यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंध, अंग्रेज़ों द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया था तीर्थ यात्रा पर, उनके विरोध में थे। आपको ये भी कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सन्यासी किसी का विरोध कैसे कर सकते हैं, तो इसका कभी कन्फ्यूज़न आपको दूर कर देता हूँ। तो सन्यासी ये पहले नहीं थे, ये पहले हमारे राजा महाराजा के यहाँ पे सैनिक हुआ करते थे। बाद में ये सन्यासी हो गए थे और इसी के कारण ये अंग्रेज़ों का या फिर विरोध करने में सक्षम हो पाए थे। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जिस उपन्यास में किया गया है वो है आनंद मठ। आनंद मठ की जो पुस्तक है उसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आपको बता दें, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस आनंद मठ की पुस्तक में बंगाल के अकाल और सन्यासियों के विद्रोह को बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें प्रस्तुत किया है। अगर मौका मिले तो आप इसे ज़रूर पढ़ने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। यह दादा भाई नौरोजी ने 1887 में 1887 में यह सुधार समिति की स्थापना की थी। इस सुधार समिति का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो भी सुधार हो सकते हैं उनको किया जाए। आपको बता दें कि दादा भाई नौरोजी भारत के पहले ऐसे नागरिक थे जिन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता प्राप्त थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होता है? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा होता है, उसी तरह से ब्रिटेन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हुआ करता है, जो कि ब्रिटेन की संसद का निम्न सदन है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सिर्फ सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, यह कथन किसका है? तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब बहुत ही छोटे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, किसने कहा था? यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस का गठन तो हो गया है लेकिन यह अब लड़खड़ाते हुए जा रही थी। आपको बता दें कि कांग्रेस का जो गठन हुआ था 1885 में किया गया था ईओ ह्यूम के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। इन्होंने ही पुस्तक लिखी थी आनंद मठ, तो इन्होंने ही कांग्रेस के लोगों को पदों के भूखे होने की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, धन निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? धन निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। और ये प्रश्न एक बार नहीं हजारों बार पूछा गया है डिफरेंट एग्जामों में कि धन निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। धन निकासी सिद्धांत क्या है? तो आपको बता दें कि धन निकासी सिद्धांत क्या हुआ करता था। जैसे भारतीय जो भी रियासत हुआ करती थी, भारतीय राज्य, यहाँ के किसानों से कच्चे माल को आयात करके यहाँ से खरीद करके ब्रिटेन भेज दिया जाता था और ब्रिटेन से वहाँ से माल को तैयार करके भारतीय बाज़ार में उतारा जाता था और ऊंचे मूल्य पर बेचा जाता था। यहाँ से कम कीमत पर ख़रीदा जाता था और वहाँ से माल का उत्पादन करके, कच्चे माल का प्रोसेस्ड करके भारत में बेचा जाता था और बहुत ही ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। इसके कारण क्या होता था कि भारत में जो है उद्योगों का विस्तार नहीं हो पाया और यहाँ से पैसा कहाँ जाने लगा? ब्रिटेन जाने लगा। तो यही है धन निकासी का सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा।
अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपको पहले ही बता दिया कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी ही थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटेन का उच्च सदन है। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी किस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते? तो दादा भाई नौरोजी जो चुनाव में खड़े हुए थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए, वो किस पार्टी से थे? तो लिबरल पार्टी से थे। 1892 में इन्होंने चुनाव लड़ा था और जीते भी थे, तो लिबरल पार्टी से थे। तो अभी भी ब्रिटेन में मुख्य रूप से दो पार्टी है, पहला है लेबर पार्टी और दूसरा है कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर पार्टी से पहले लिबरल पार्टी हुआ करता था, जो बाद में उतना पॉपुलर नहीं रह पाया, और उसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन की सबसे पुरानी पार्टी है। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को की थी। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में की थी। इसी बंगाल विभाजन के बाद बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल की जो राजधानी हुआ करती थी वो ढाका और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किसके विरोध में किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा जो किया गया था वो बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था, और यह बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो वंदे मातरम का नारा जिस आंदोलन में दिया गया था वो था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम का नारा दिया गया था, और ये वंदे मातरम जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? तो बंकिम चंद्र की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है, और जिसमें अकाल, बंगाल के अकाल और साथ ही सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। ये बड़ी बारीकी से और खूबसूरती से इन दोनों का इसमें जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब लागू किया गया था? तो बंगाल विभाजन लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो है वंदे मातरम आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, इसीलिए इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो वंदे मातरम स्लोगन जो है आनंद मठ से ली गई है, और ये स्वदेशी आंदोलन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, इसीलिए इसका नाम वंदे मातरम आंदोलन रखा गया है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी? तो कांग्रेस के जिस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी वो तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, 3 बार अध्यक्ष बन चुके थे, और कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में पहली बार इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। अगर पूछ ले क्वेश्चन, स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन। और किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपना भाषण कब दिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपना भाषण 1893 ईस्वी में दिया था। यह शिकागो अमेरिका में है, और यहाँ पे उन्होंने 1893 ईस्वी में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। यह शिकागो भाषण स्वामी विवेकानंद ने दिया था। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद ने एक संगठन का भी गठन किया था, स्थापना की थी, वो था रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में कि बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त इनके बचपन का नाम था। अगला प्रश्न है, किसे तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता है? तो जिसे तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है वह है स्वामी विवेकानंद। इन्हें शिकागो सम्मेलन के बाद इन्हें तूफानी हिंदू के नाम से विश्व में ख्याति प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड
का प्रकाशन किसने किया था? तो न्यू लैम्प फॉर ओल्ड का प्रकाशन अरविंदो घोष ने किया था। अरविंदो घोष ने न्यू लैम्प फॉर ओल्ड का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किसका केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो महात्मा गांधी जिसका केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे वो थे अब्दुल्ला सेठ। अब्दुल्ला सेठ ने अपना केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका बुलाए थे, और यही दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था जब वो डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, तो इसी यात्रा के दौरान इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। इन्हें फर्स्ट क्लास ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, और यहीं से गांधी जी के जीवन में एक नया मोड़ हुआ, एक नया परिवर्तन स्टार्ट हुआ, जहाँ से इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा गीत लिखा था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस गीत को लिखा था वो था अमार सुनार बांग्ला। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद का आंदोलन था, और इसी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार बांग्ला लिखा, और बाद में यही आगे चलकर अमार सुनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बना था। अगला प्रश्न है, बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को किसने फैलाया था? बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को जिसने फैलाया वो थे वारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। इन्होंने ही बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाया। आपको बता दें कि वारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने युगांतर एक क्रांतिकारी संगठन का गठन किया था। युगांतर क्रांतिकारी संगठन का गठन किया था। यह गठन इन्होंने अनुशीलन समिति से अलग होकर के किया हुआ था। अगला प्रश्न है, वारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने मिलकर कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो इन्होंने युगांतर संगठन का तो गठन किया ही था, साथ ही युगांतर पत्रिका का भी प्रकाशन किया था, स्टार्ट किया था वारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? तो अनुशीलन समिति का गठन पी मित्रा ने किया था। अनुशीलन समिति से अलग होकर के ही वारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने युगांतर संगठन का निर्माण किया था, और अनुशीलन समिति उसके पहले अनुशीलन समिति का गठन पी मित्रा ने किया था। यह अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन था। इसमें ये लोग, सशस्त्र कहने का मतलब हथियार या फिर बारूद, गोले बारूद का इस्तेमाल करते थे। ये शांतिपूर्ण रूप से क्रांतिकारी नहीं थे, तो सशस्त्र क्रांतिकारी के रूप में अनुशीलन समिति को जाना जाता है। अच्छा, एक और बात बता दूं कि अनुशीलन का मतलब क्या होता है। अनुशीलन का मतलब होता है अनुसरण करना, बार बार किसी चीज़ का मनन करना या फिर उस चीज़ का अनुसरण करना। तो इनका जो आइडियोलॉजी था पी मित्रा का, अनुसरण समिति का, वो बंकिम चंद्र के आनंद मठ से काफ़ी प्रेरित था। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति ने किसे बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा? तो आपको पहले ही बताया कि ये संगठन क्या था, एक सशस्त्र विद्रोही था जो कि बमों से और हथियारों से अंग्रेजी सरकार के अफसरों पर हमला करता था। तो इसी दौरान बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा था इन्होंने एक आदमी को, उनका नाम था हेमचंद्र रूस गए थे बम बनाने की कला सीखने के लिए। अगला प्रश्न है, अच्छा एक और बात बता दूं आपको कि अनुशीलन समिति के जो कुछ महत्वपूर्ण विद्रोही थे, जैसे कि जिन्होंने महत्वपूर्ण अंग्रेजी अफसर को मारा था, जिसमें कि था मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने कर्जन वायली की हत्या की। उसके बाद था अनंत कन्हरे जिन्होंने जज जैक्सन की हत्या की थी। जो यही अनंत कन्हरे ने जज जैक्सन की जो हत्या की थी, इसी को नासिक केस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको क्लियर हो गया कि अनुशीलन समिति किस प्रकार का संगठन था। तो ये एक सशस्त्र विद्रोही था। इन्होंने, इनके जो महत्वपूर्ण कार्य थे अंग्रेजी सरकार को नुकसान पहुंचाने के, उनमें से थे मदन लाल ढींगरा के द्वारा कर्जन वायली की हत्या, अनंत कन्हरे के द्वारा जज जैक्सन की हत्या।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत संस्था की स्थापना जिसने की थी वो तो विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर जिसको कहते हैं, और इन्होंने 1904 ईस्वी में इस संगठन की स्थापना की थी। यह संगठन भी, अभिनव भारत संगठन भी एक सशस्त्र विद्रोही संगठन ही था। इसके अलावा आपको बता दें कि अभिनव भारत का मतलब ही होता है, अभिनव का मतलब होता है यंग, इसको यंग इंडिया संस्था के नाम से, यंग इंडिया संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। अभिनव का मतलब ही होता है यंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अभिनव भारत संस्था के सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ भेजा गया? आपको पहले ही बताया कि अभिनव भारत भी एक प्रकार का सशस्त्र विद्रोही संगठन था, तो इन्होंने भी एक सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा। अभिनव भारत ने पीएन वापट को भेजा था पेरिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में क्रांति का श्रेय तिलक के किस पत्र को दिया जाता है? किस पत्रिका को दिया जाता है? तो केसरी पत्रिका को दिया जाता है। यह केसरी पत्रिका महाराष्ट्र में क्रांति लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अच्छा, केसरी का मतलब आपको बता दें कि केसरी का मतलब होता है, अर्थ होता है शेर, लायन, लायन होता है इसका मतलब। अच्छा, केसरी पत्रिका में तिलक जो है किस शीर्षक से अंग्रेजों के जो कार्यों को निंदा करते थे? तो देश की दुर्भाग्य, देश का दुर्भाग्य शीर्षक से ये सरकार की नीतियों का विरोध किया करते थे। अगला प्रश्न है, वैलेंटाइन सिरोल ने किसे भारतीय असंतोष का जनक कहा? तो बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय असंतोष का जनक कहा था। आपको बता दें, वैलेंटाइन सिरोल ने ही एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिया अनरेस्ट। इंडिया अनरेस्ट की पुस्तक वैलेंटाइन सिरोल ने लिखी थी, और वैलेंटाइन सिरोल ब्रिटेन के एक लेखक थे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्र काल के संपादक कौन थे? तो काल के संपादक थे प्राणजपे। अगला प्रश्न है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किस जज की हत्या का प्रयास किया था? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने जिस जज की हत्या का प्रयास किया था वो थे जज किंगफोर्ड। जज किंगफोर्ड कलकत्ता के बहुत ही क्रूर जज हुआ करते थे, जो कि छोटे से भी दोष पर या छोटे से भी अपराध पर किसी भी अपराधी को या फिर क्रांतिकारी को बहुत ही कठोर सजा दिया करते थे। इसी के कारण प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंगफोर्ड की हत्या का योजना बनाया, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए थे, और किंगफोर्ड पर हत्या का जो प्रयास किया था वो मुजफ्फरपुर में किया गया था। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस को कब और कितने वर्ष की आयु में फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को 18 वर्ष की उम्र में फांसी की सज़ा दी गई थी। आपको ये भी बता दें कि खुदीराम बोस भारत के सबसे कम उम्र के युवा थे जिन्होंने फांसी को गले लगाया था। तो खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी भी के नाम में आते हैं। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में की थी। इंडियन होम रूल का मतलब ही होता है इंडिया में जो रूल हो वो किसके द्वारा हो? भारतीयों के द्वारा हो। तो इस संगठन का जो निर्माण किया गया था लंदन में किया गया था श्यामजी कृष्ण। इंडियन होम रूल का कई गठन किया गया था, भारत में भी कई स्थानों पर किया गया था, तो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में किया गया था। इस इंडियन होम रूल का एक ही मकसद था कि भारत में होम रूल हो, मतलब भारत के लोग ही भारत पर शासन करें। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का संविधान कहाँ पर बनाया गया था? तो मुस्लिम लीग का संविधान जहाँ पर बनाया गया वो था कराची। 1907 में मुस्लिम लीग का संविधान बनाया गया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन जहाँ किया गया था वो था अमृतसर 1908 में, और इसकी अध्यक्षता आगा खान ने की थी।
अच्छा, हम मुस्लिम लीग के बारे में आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता दूं कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में बंगाल विभाजन के बाद हुआ था और इसकी स्थापना ढाका में की गई थी। इसका अधिवेशन जो किया गया था पहला वो अमृतसर में, साथ ही इसका जो संविधान का निर्माण किया गया था वो कराची में किया गया। तो ये 3-4 क्वेश्चन पॉइंट हैं मुस्लिम लीग से जिन्हें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया था? बिहार राज्य 1912 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, हार्डिंग बम केस में सरकारी गवाह कौन बना? तो हार्डिंग बम केस में जो सरकारी गवाह बने थे वो थे दीनानाथ। दीनानाथ हार्डिंग पर बम फेंकने में सरकारी गवाह बन गए थे। इसे हार्डिंग बम केस को ही दिल्ली केस या फिर दिल्ली लाहौर केस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो गदर पार्टी की स्थापना जो की गई थी वो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, गदर अखबार के पहले अंक का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो गदर का जो प्रकाशन हुआ था पहले वो उर्दू भाषा में हुआ था। इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुआ था जबकि इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में किया गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया? तो अंग्रेजी सरकार ने 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इससे पहले महारानी विक्टोरिया को भी कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्वीन विक्टोरिया। अगला प्रश्न है, स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 में तिलक ने किसका स्थापना की? तो आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे होम रूल की स्थापना की गई थी। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में की गई थी, लेकिन पुणे में होम रूल की स्थापना जो की थी वो तिलक के द्वारा की गई थी 1916 में। पुणे में तिलक के द्वारा 1916 में की गई थी। तिलक ने भारत में करीब करीब 6 होम रूल लीग की ब्रांचेस खोले थे। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने कहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो एनी बेसेंट ने जहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना की थी वो तो मद्रास में। मद्रास में होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। ये भी 1916 ईस्वी में ही इन्होंने की थी। आपको बता दें कि इसके ब्रांच होम रूल लीग की ब्रांच को करीब 200 से ज़्यादा ब्रांचेस इन्होंने खोली थी पूरे भारत में। एनी बेसेंट ने 6 से ज़्यादा ब्रांचेस खोले थे तिलक ने और 200 से ज़्यादा ब्रांचेस खोले थे एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। 1915 में कैसरे हिंद की उपाधि और 1916 में इन्हें साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। आपको बता दें गांधी जी 1915 ईस्वी में ही भारत वापस लौटे थे। उसी समय इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि भी दी गई थी और 1917 में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस किसान नेता ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था? तो बिहार के जिस किसान नेता ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था वो थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल बिहार के किसान नेता थे और इन्होंने ही गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था, आमंत्रण दिया था। आपको ये भी बता दें कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। और यह चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के विरोध में किया गया था। नील की खेती के विरोध में किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो पहला प्रयोग सत्याग्रह का जो किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो ये 1917 में चंपारण बिहार में किया था। 2 प्रकार के ये प्रश्न हैं। भारत में अगर पूछा जाए तो 1917 में चंपारण बिहार में किया गया था, लेकिन अगर पूछ ले कि पहला प्रयोग कहाँ किया गया था तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, भारत में चंपारण में। अगला प्रश्न है, चंपारण विद्रोह के बाद अंग्रेजों को कौन सा प्रथा को समाप्त करना पड़ा था? चंपारण विद्रोह के बाद चंपारण सत्याग्रह के बाद अंग्रेजों को जो प्रथा को समाप्त करना पड़ा था वो था तिनकठिया प्रथा। अच्छा, आपको बता दें कि तिनकठिया प्रथा क्या होता है।
तीन कट्ठा, इससे शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा, 3 कट्ठिया, 3 कट्ठा। 3 कट्ठा, कट्ठा क्या होता है? भूमि के माप की एक इकाई है 3 कट्ठा। एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, 20 कट्ठा होता है। इसी 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती के लिए अंग्रेज किसानों को उत्साहित करते थे या फिर उन्हें प्रताड़ित करते थे, मजबूर करते थे कि 3 कट्ठे पर, 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती की जाए। और नील की खेती करने के बाद जो ज़मीन की स्थिति होती तो वो बंजर हो जाती थी, इसलिए किसान इस खेती को करना नहीं चाहते थे। तो इसी 3 कट्ठिया प्रथा को समाप्त किया गया था चंपारण सत्याग्रह के बाद। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो अहमदाबाद का मील मजदूर थे, उसके समर्थन में पहली बार भूख हड़ताल महात्मा गांधी ने किया था। तो अहमदाबाद के मील मजदूरों की क्या मांग थी? तो अहमदाबाद के जो मील मजदूर थे उनकी मांग थी कि प्लेग का जो भत्ता दिया जा रहा था 1917 में करीब अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था, तो उसको स्टार्ट किया गया था, जो बाद में जाकर के 1918 में बंद कर दिया गया था। तो यहाँ के मील मजदूरों का ये मांग था कि इस जो भत्ता है, प्लेग का भत्ता, इन्हें बंद ना किया जाए, और इसी के विरोध में वो भूख हड़ताल गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने गुजरात के किस जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया? तो कर नहीं आंदोलन गुजरात के खेड़े ज़िले में चलाया गया था। गुजरात के खेड़ा जिला में कर नहीं आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि यहाँ के किसानों की दुर्दशा बहुत ही दयनीय थी, और जिस कारण से किसान जो लगान हुआ करते तो उन्हें देने में असमर्थ थे। इसी के विरोध में गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, रोलैक्ट एक्ट कब लागू किया गया था? तो रोलैक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। 19 मार्च 1919 को रोलैक्ट एक्ट को गांधी जी ने अंधा कानून या काला कानून कहा था। काला कानून कहा था, क्योंकि इस कानून के तहत किसी भी संदिग्ध इंसान को गिरफ्तार किया जा सकता है बिना किसी गवाही या फिर सबूत के, इसीलिए इसे काला कानून कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अमृतसर में किस नेता की गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा का आयोजन किया गया? तो अमृतसर में जिस नेता की गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा का आयोजन किया गया वे थे डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।